नमस्कार, आप देख रहे हैं चार कवार, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के बाद में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर होगी जयपुर से। जयपुर में हुई 3 दिवसीय आईजी डीजी कॉन्फ्रेंस से जुड़ी ये खबर, जिसका आज तीसरा और आखिरी दिन है। इस कार्यशाला में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, जिन्होंने सभी राज्यों के आईजी और डीआईजी लेवल के अधिकारियों को कानून व्यवस्था को लेकर के संबोधित किया। साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी। अगली बड़ी खबर के लिए साक्षी का रुख करते हैं। नमस्कार, चार के बार में दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी। INDI अलायंस वर्सेस बीजेपी से संबंधित खबर, क्योंकि तैयारियों को लेकर सभी लोग जुट गए हैं। जहां एक तरफ INDI गठबंधन में लोकसभा को लेकर कोई भी तैयारी नहीं है और ना ही सीट शेयरिंग का पता है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी ने महीनों पहले से ही अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया। विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक कर तीसरी खबर का प्रीति के साथ। तीसरी खबर भी इंडिया गठबंधन से जुड़ी है, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर सभी दलों में खींचतान मची हुई है। किसी को भी सर्वसम्मति की राय समझ नहीं आ रही है। सपा अपनी तरफ है तो वहीं कांग्रेस के अलग ही विचार है। और चौथी बड़ी खबर आपको महिमा बताएंगे। देखिए, चौथी बड़ी खबर मैं महिमा सिंह कंवर आपको बताऊंगी, बांग्लादेश से जुड़ी हुई, जहां आम चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की सराहना की, साथ ही भारत के साथ रिश्तों के बारे में भी बताया और कहा भारत है तो भरोसा है। हसीना की इन बातों से क्या समझा जा सकता है, सब कुछ आपको रिपोर्ट के जरिए बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताएंगे शिखा ठाकुर। तो चलिए चार के वार की करते हैं शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस कार्यशाला को रखा गया है। कार्यशाला में 8 विषयों पर चर्चा की गई। शाम तकरीबन 5 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है। डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन इस वक्त जयपुर में किया गया, खुद प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर मौजूदगी रही। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद रहे। डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। 3 दिनों का ये कार्यशाला था और कॉन्फ्रेंस के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तकरीबन 8:30 बजे RIC पहुंचे, जिसके बाद कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और तीसरे दिन का पहला सत्र सुबह 8:40 से शाम 4:30 बजे तक चलेगा। कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी फाइनल टॉक करेंगे और फिर शाम 4:45 पर जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उनकी रवानगी होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह शाम 5 बजे तक कॉन्फ्रेंस पर रहेंगे और इसके बाद 5:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ है INDI अलायंस, जिसका ना कोई संयोजक है और ना कोई सीट शेयरिंग पर बात हो पा रही है और ना ही पता चल पा रहा है कि किसकी क्या भूमिका रहने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी है, जहां पर महीनों पहले से ही तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुधरा पहुंचे और कार्यकर्ताओं को यहां पर विजय मंत्र उनके द्वारा दिया गया। रिपोर्ट के जरिए देखिए क्या कुछ हुआ। बीजेपी का मिशन 2024, प्रधानमंत्री का कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र, मिशन मरुधरा से आगाज। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में जुट चुकी है। कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक तैयार है। जन जन तक योजनाएं पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने उनके और पूरे देश के लिए क्या खास किया, इसको लेकर चर्चा की। बैठकों का दौर जारी है और इस बार जयपुर स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और बीजेपी नेताओं की बैठक ली। बैठक में भजनलाल सरकार के सभी मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी करीब 3 घंटे रुके और कार्यकर्ताओं को मोदी ने गुरु ज्ञान दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विधायकों और नेताओं को कैसे काम करना है, कार्यकर्ताओं की भूमिका आखिर क्या रहने वाली है, ऐसा क्या किया जाए जिससे लोगों के दिलों में बसा जा सके। ऐसे तमाम पहलुओं पर पीएम मोदी ने मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया और सबके लिए काम बता दिया। पीएम से सीख लेकर निकले विधायकों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बातें उनके लिए पत्थर की लकीर के समान है। वो हर हाल में पीएम मोदी की बातों को आत्मसात करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने आखिर क्या 5 मंत्र यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दिए। हर महीने एक गांव में जाइए, टिफिन साथ लेकर जाना होगा और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करनी होगी। उनके साथ आप भोजन कीजिए और गांव वालों से भी बात कीजिए, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करें। पीएम मोदी ने कहा कि जब सरकारें बदलती है तो विधायक मंत्री नए बनते हैं और तबादलों की बाढ़ आ जाती है। कौन अधिकारी कहां लगा है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए और प्रधानमंत्री मोदी ने तबादलों से दूर रहने की नसीहत दी है। अफसरों को आप धमकी मत दीजिए, ना ही बयानबाजी कीजिए, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का काम पॉलिसी बनाना है और अधिकारियों की ड्यूटी उस पॉलिसी को लागू करना। अगर ऐसे में अधिकारी लापरवाही बरतते हैं तो उन पर आप कार्रवाई कीजिए।
अपने व्यवहार में आप सरलता लाएं, जनता और अफसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। पीएम ने कहा कि अफसरों के खिलाफ बयानबाजी का कोई औचित्य नहीं और पार्टी में गुटबाजी करने वालों के लिए भी कोई जगह नहीं है। पीएम ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा समय आप जनता के बीच रहिए, लोगों को समझिए, कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जोर दें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने 2024 में चुनावी मुद्दों को अपना हथियार बनाने के लिए एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव में वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी ने 75% मतों से जीत दर्ज करने का अपना टारगेट रखा है। इस मीटिंग में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी सांसद, राज्यसभा सांसद और पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो इसी तरह से बीजेपी एक्शन मोड में है। तैयारी पूरी कि पिछली बार से ज्यादा सीट्स जीतकर प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, यानी जीत की हैट्रिक लगानी है और भारत को एक विकसित देश बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ फुटबॉल जारी है। कांग्रेस लगातार सभी दलों को मनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने पर सहमत नहीं है। आपको दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। 24 की डगर, आसान नहीं सफर, सहयोगियों में टकराव, साथ लड़ेंगे चुनाव, नहीं मिल रहे दिल, गठबंधन से आगे दलदल। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, जहां एक तरफ बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची की स्थिति बनी है। लगातार बैठकों के बाद भी सीट का बंटवारा नहीं हो पाया। इन सब के बीच खबर ये है कि कांग्रेस अब 1 to 1 तमाम दलों के साथ चर्चा कर रही है। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के साथ चर्चा होगी, जिसमें बिहार को लेकर के बात होगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और जेडीयू से भी बातचीत का कार्यक्रम है। अलायंस पर बनी समिति की भी लगातार मीटिंग हो रही है। आज फिर मुकुल वासनिक के आवास पर अशोक गहलोत समेत समिति के सभी 5 सदस्यों ने मिलकर चर्चा की। खबर है कि इस बैठक में आरजेडी से मनोज झा भी वर्चुअली जुड़े हैं। वहीं कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड से भी चर्चा करेगी। सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला बनाने की कवायद तो शुरू हो गई, लेकिन राहें इतनी आसान नहीं लगती, क्योंकि जेडीयू का दावा है कि 2019 चुनाव में जीती हुई सीट पर वो 24 में भी लड़ेगी, यानी कि सभी 16 सीटें। बाकी की सीटों में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल चुनाव लड़ेंगे। कहा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय हो गया। हमने तो केवल यह कहा है कि हमारी इतनी सीट है, हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी 24 सीट है, तो 24 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां सबकी दावेदारी बनती है। इसलिए किसी का नुकसान और किसी का फायदे की बात नहीं, बल्कि इंडिया ब्लॉक को फायदा हो, यह हमारी रणनीति है। सीटों के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश यूपी में भी सिर्फ फुटबॉल देखने को मिल रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इस बीच कांग्रेस की अलायंस समिति ने एक रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि यूपी में सपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। अगर मुस्लिम वोट बटे तो दोनों का नुकसान होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा कर दिया कि सूर्य उत्तरायण के बाद सीटों का बंटवारा हो जाएगा। गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है यार, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के लिए दिल खोला है, सीट बंटवारे में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अधीर रंजन चौधरी अभी टीएमसी से प्रदेश में गठबंधन के लिए सहमत नहीं दिखते। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के दलों को सीट शेयरिंग के लिए मनाना है। कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे कई राज्यों में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, जबकि कई जगह वो झुकना भी नहीं चाहती। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र कुछ ऐसे राज्य हैं
जहां कांग्रेस चाहती तो है कि सीटों का बंटवारा सही तरीके से हो जाए, मगर वो इन राज्यों के क्षेत्रीय दलों को ज्यादा सीटें भी नहीं देना चाहती। सूत्रों के मुताबिक यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 15 से 20 सीट, महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 16 से 20 सीटें, बिहार की 40 सीटों में से 4 से 8 सीटें, पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 6 से 10 सीट, झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें, पंजाब की 13 सीटों में से 6 सीटें, उसी तरह दिल्ली की 7 सीटों में से 3 सीट, तमिलनाडु की 39 सीटों में से 8 सीट, केरल की 20 सीटों में से 16 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर कांग्रेस की नजर है। ये वो सीट है जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि कांग्रेस कई राज्यों में ज्यादा सीटें चाहती है, जो वहां के क्षेत्रीय दलों को नागवार गुजर रही है। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक इस पर विवाद चल रहा है। अब आप ये जानिए कि किस राज्य में क्या पेच फंस रहा है। उत्तर प्रदेश देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया। कांग्रेस 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की प्रदेश इकाई चाहती है कि वो 40 सीटों पर चुनाव लड़े। 2019 के नतीजों को देखते हुए इतनी सीटें मांगना जायज नहीं नजर आती। हालांकि इन सब के बीच इस बात को लेकर भी चर्चा है कि कांग्रेस 2009 के चुनाव की तरह ही सपा के साथ सीट शेयरिंग कर सकती है, जिसमें 30 के करीब सीटों पर दावा किया गया था। कांग्रेस को सीट शेयरिंग में यूपी में ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में कांग्रेस के साथ आरजेडी, जेडीयू के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी भी है। यहाँ पार्टी को 4 से 8 सीटें मिल सकती है। ज्यादा चर्चा ये है कि कांग्रेस को 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। उधर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि अगर पार्टी को 4 सीटें मिलती हैं तो उसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। जेडीयू उन 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जिन पर उसने पिछली बार मुकाबला किया था और जीती थी। आरजेडी भी इससे कम पर बात नहीं करेगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए बिहार भी चुनौती बन गया। महाराष्ट्र देश का पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र भी कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। शिवसेना ने कहा कि पार्टी उन 23 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जिस पर उसने 2019 में मुकाबला किया था। कांग्रेस यहां 16 से 20 सीटें चाहती है। एनसीपी भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी है। संजय राउत पहले ही कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस उनके बयान को लेकर भड़क गई थी। इस तरह के हालातों को देखते हुए कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में सीट बंटवारा भी इतना आसान नहीं होगा। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चर्चा इसी राज्य की हो रही है, जहां कांग्रेस बनाम तृणमूल कांग्रेस के बीच तल्खी चल रही है। कहा जा रहा है कि टीएमसी ने कांग्रेस को राज्य में 2 सीट देने का ऑफर दिया है। इस पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने यहां तक कह दिया कि हमने सीटों को लेकर उनसे भीख नहीं मांगी। दरअसल टीएमसी 2019 के वोटिंग परसेंटेज के आधार पर कांग्रेस को सीट देना चाहती है। यही वजह है कि ममता बनर्जी की पार्टी के साथ सीट बंटवारा करना टेढ़ी खींच साबित होने वाला है। पंजाब और दिल्ली देश के ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बात बनना जरूरी है। दिल्ली में तो कहीं न कहीं कांग्रेस की 3 सीटों की मांग पर सहमति बन सकती है, मगर पंजाब में कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं चाहते। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आप राज्य में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस के लिए पंजाब अहम सूबा है, जहां उसे ज्यादा चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा है। इस वजह से वहां भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना कांग्रेस चाहती है। इस राज्य में भी सीट बंटवारे पर माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में 250 से 3 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन 2019 के नतीजे बताते हैं कि 421 सीटों पर मैदान में उतरी कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन के 28 दल कांग्रेस की दावेदारी से सहमत होंगे? ये सवाल बना हुआ है। सवाल ये भी है कि जिन राज्यों में शतरंज पार्टियां मजबूत स्थिति में है, क्या उन राज्यों में कांग्रेस बार्गेनिंग कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबरों में बढ़ते आगे, आंध्र प्रदेश में क्यों बिखर गया वाईएसआर रेड्डी का परिवार? सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस को एक परिवार की तरह जोड़कर जीत दिलाने वाले वाईएसआर शेखर रेड्डी का अपना ही परिवार बिखर गया। राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद जब बेटे जगन मोहन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा किया था, बहन वाईएस शर्मिला का साथ मिला, कांग्रेस से विद्रोह करके नई पार्टी बनाई, लौटकर कांग्रेस में चली गई। जगन मोहन अब परिवार में भी अकेले पड़ गए हैं। उनकी मां और बहन कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। भविष्य में राजशेखर रेड्डी के वारिस के तौर पर कांग्रेस इन्हीं को प्रदेश में आगे बढ़ाएगी। इतिहास साक्षी है कि जिन राजनीतिक दलों की नींव पारिवारिक राजनीति की पूर्ति के लिए होती है, उनमें राजनीतिक विरासत की लड़ाई अक्सर देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में मुलायम परिवार, बिहार में लालू परिवार, हरियाणा में चौटाला परिवार जैसे कई उदाहरण सामने हैं।
वाई शर्मिला ने पहले ही भाई से अलग अपनी पार्टी बना रखी थी, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पा रही थी। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 67 सीटें जीती और जगन मोहन नेता प्रतिपक्ष बने। साल 2019 में एक बार फिर वाई शर्मिला पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाने के मकसद से लोगों के बीच गई। 175 विधानसभा सीटों में से वाईएसआर कांग्रेस ने 151 और लोकसभा की 25 में से 22 सीटें जीती। कर्नाटक और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में कांग्रेस बड़ा अवसर इस वक्त तलाश रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मालदीव्स के मंत्री की टिप्पणी के बाद भारत सरकार सख्त है। भारत ने मालदीव के सामने ये मुद्दा उठाते हुए कड़ी आपत्ति जाहिर की। माले में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है और इसके बाद मालदीव सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपनी मंत्री की टिप्पणी पर स्टेटमेंट जारी किया। मालदीव सरकार ने कहा है कि ये मंत्री की व्यक्तिगत राय है। मंत्री की टिप्पणी मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती और असल में मालदीव की युवा सशक्तिकरण मामलों की उप मंत्री मरियम शियोना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। उनकी टिप्पणी का भारत में जबरदस्त विरोध हुआ और भारत में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड्स करने लगा। बाद में दबाव बढ़ने पर उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। खबरों में बात अब बांग्लादेश की। बांग्लादेश चुनाव में शेख हसीना ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भारत को अपना सच्चा दोस्त बताया है। साथ ही वहां हो रहे आम चुनावों पर भी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हो रहे आम चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और ये चुनाव भारत के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन चुनाव के बीच भारत और भारत की प्रधानमंत्री की तारीफ ने सबकी निगाहें भारत की तरफ मोड़ दी हैं। जरा सुनिए तारीफ में शेख हसीना ने क्या कहा। So we have our best wishes to the people of India. 15 साल से सत्ता में है शेख हसीना। 76 साल की शेख हसीना 2009 से सत्ता में है। लगातार चौथी बार भी जीतने की तैयारी। साल 1996 में अपने पहले कार्यकाल से ही शेख हसीना और भारत के संबंध मजबूत रहे हैं। हसीना के हाथ में ही बांग्लादेश की बागडोर भारत चाहता है, क्योंकि बीएनपी और उसके सहयोगी जमाते इस्लामी की वापसी से बांग्लादेश उल्फा जैसे कट्टरपंथियों और अलगाववादी ताकतों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन सकता है, जैसा कि तब हुआ था जब गठबंधन ने 2001 और 2006 के बीच सत्ता संभाली थी। भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री संबंध है। हसीना सरकार भारत विरोधी तत्वों को दबा कर रखती है। चीन के दबाव के बावजूद हसीना भारत से संबंधों को महत्व देती है। सरकार बदलने से सुरक्षा का नया फ्रंट खुल जाएगा। बांग्लादेश में आतंकी संगठन एक्टिव हो जाएंगे। बांग्लादेश में आतंक का असर भारत पर भी पड़ेगा। बांग्लादेश से लगती सीमा पर सुरक्षा का मुद्दा गंभीर हो जाएगा। अब सवाल ये कि शेख हसीना सरकार के लिए भारत क्यों जरूरी है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेख हसीना के लिए भारत बेहद जरूरी है। अमेरिका के हस्तक्षेप पर भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया। G20 की बैठक में भी शेख हसीना को भारत ने न्योता दिया और पूरा सम्मान भी दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते की नींव ऐतिहासिक, पारंपरिक और भाषाई आधार पर है। बांग्लादेश सिर्फ हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या श्रीलंका जैसा कोई दूसरा देश नहीं, ये उससे भी कहीं ज्यादा है। भौगोलिक दृष्टि से बांग्लादेश अच्छी तरह से और सही मायने में भारत के अंदर अंतर्निहित है। म्यांमार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के पानी के साथ एक छोटी सीमा को छोड़कर बांग्लादेश सभी तरफ से 5 भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से घिरा हुआ है।
अगर उस लिहाज से देखा जाए तो बांग्लादेश वास्तव में भारत के अंदर है और इसलिए पारंपरिक अर्थ में पड़ोसी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश की घरेलू राजनीति और शासन यानी वहाँ की सरकार दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत पर ज्यादा प्रभाव डालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट में पूर्व पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता। ये बात कही गई है, टिप्पणी की गई है। तलाक के बाद शादी करने पर पूर्व पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता। जस्टिस राजेश पाटिल ने यह फैसला सुनाया है। मुस्लिम महिला तलाक के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1986 का हवाला दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से बिना किसी शर्त के रखरखाव भरण पोषण का हक रखती है। इससे पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ऐसा आदेश आया था। 2012 में नासिक में एक महिला ने गुजारा भत्ता के लिए याचिका दायर की थी और इस मामले में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने जनवरी 2015 में फैसला सुनाया। महिला को 2500 रुपए महीने गुजारा भत्ता देने का फैसला दिया गया था।